कहानी की शुरुआत में हमें एंशियंट रशिया को यानी कि पुराने वक्त के रशिया को दिखाया जाता है, जहाँ जंगल में एक योद्धा अपने घोड़े पर भाग रहा होता है। कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जो उस योद्धा को पकड़ लेते हैं, और तभी यहाँ पर एक जादूगरनी आती है जो इस योद्धा को पत्थर का बना देती है। दरअसल इस जादूगरनी का मानना होता है कि ये आखिरी योद्धा है, ये इसके रास्ते में यानी कि इसके काम में अड़चन डाल सकता है, इसीलिए इसको पत्थर का बनाकर पानी में डुबा दिया जाता है, जहाँ पानी के अंदर हमें और भी पत्थर की मूर्तियाँ दिखाई जाती है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इस जादूगरनी ने सिर्फ इस योद्धा को नहीं बल्कि पहले भी कई योद्धाओं को पत्थर का बनाया है। जादूगरनी ने योद्धा के एक साथी को भी पकड़ा होता है, लेकिन किसी तरह से वो पानी में कूदकर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं हमें मॉडर्न रशिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर इवान नाम का एक जादूगर जो कि बचपन से अकेला रहता है क्योंकि वो अनाथ है, उसे दिखाया जाता है। वो अपनी जादू की ट्रिक से लोगों का दिल बहलाता है। साथ ही इवान के पास साइकिक पावर भी होती है जिससे वो लोगों की मदद करता है। एक दिन एक लेडी उसे अपने घर पर बुलाती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा क्यों दे रहा है। इवान अपनी पावर से उसे बताता है कि तुम्हारे घर पर बुरी शक्तियों का असर है, इसीलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है। इवान की बातों से उस लेडी को कंफर्म हो जाता है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। अभी तक उसे सिर्फ शक था। अब इवान एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसे बुलाया गया है। दरअसल यहाँ पर एक बच्चा कोमा में है, लेकिन इवान चाहकर भी उस बच्चे की मदद नहीं कर पाता। दरअसल बच्चों को देखकर उसे हमेशा अपना बचपन याद आ जाता है, जब वो अनाथ आश्रम में रहा करता था। एक रात को सभी बच्चों ने उसे अनाथ आश्रम में एक कमरे में बंद कर दिया था। इवान को वहाँ पर बहुत डर लग रहा था। तभी उसे एक पिन मिलती है जिससे वो दरवाजे का लॉक खोल देता है, और इवान ने आज भी उस पिन को लॉकेट के अंदर अपने पास संभाल कर रखा होता है। इवान के पास अब एक आदमी आता है, और यह आदमी उसी औरत का हस्बैंड है जिसे इवान ने साइकिक ट्रीटमेंट के थ्रू बताया था कि उसके घर पर काला जादू है और उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। ये आदमी इवान को सबक सिखाना चाहता है। उसके साथ उसके आदमी भी होते हैं, पर इवान को समझ में आ जाता है कि ये कौन है, इसीलिए वहां से भागना शुरू करता है। और भागते भागते वो एक वाटर स्लाइड के अंदर एंटर कर जाता है, और जब वो दूसरी तरफ निकलता है तो वो देखता है कि ये पूरा का पूरा एक जंगल है। दरअसल वो अब एंशिएंट रशिया में आ गया है। ये वही जंगल है जिसमें इस कहानी की शुरुआत में एक जादूगरनी ने एक योद्धा को पत्थर का बना दिया था और उसका साथी वहां से भाग गया था। अब उसका वही साथी इवान के सामने आता है, उसे बताता है कि तुम एक योद्धा के बेटे हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें छुपा दिया था। इसके बाद वो आदमी इवान को एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हें इस पूरी जगह को बचाना होगा, ये जगह खतरे में है। इवान को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये कोई पागल है, और तभी उस आदमी को एक तीर आकर लगता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। चंद ही पलों के बाद घोड़े पर यहाँ पर वो सैनिक भी आ जाते हैं जिन्होंने उस बूढ़े आदमी को मारा था। वो इवान के हाथ बांधकर उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं, पर जब राजा उसके हाथ में अंगूठी देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो उसके हाथ खोलता है और कहता है कि तुम मेरे भाई हो। इसके बाद राजा उसे क्वीन से मिलाता है जो कि वही जादूगरनी है जिसने उस योद्धा को पत्थर का बनाया था। वो जादूगरनी उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें महल दिखाना चाहती हूँ। इवान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो उसे कैद खाने में बंद कर देती है। दरअसल ये सिर्फ एक धोखा था। अब इवान देखता है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसके हर एक शरीर के हिस्से को बर्फ के अलग अलग टुकड़े के अंदर कैद किया गया है। वो आदमी इवान को कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो, पर शायद तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम एलोशा के बेटे हो। एलोशा वही है जिसे इस कहानी की शुरुआत में जादूगरनी ने पत्थर का बनाकर पानी में डाल दिया था। ये आदमी इवान को बताता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी में अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें एक खास तलवार को हासिल करना होगा, और इसे सिर्फ एलोशा का बेटा ही हासिल कर सकता है जो कि तुम हो। मैंने भी कभी उस तलवार को हासिल किया था जिसके बाद मैं अमर हो गया, पर जब ये बात राजा को पता चली तो उसने मुझे और साथ ही इस दुनिया में जितने भी जादूगर थे जो भी अच्छा काम करना चाहते थे उन सबको कैद कर दिया। अब सबकी शक्तियाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अगर तुम उस तलवार को हासिल कर लो तो सभी की शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और साथ ही तुम अपनी दुनिया में भी वापस जा सकोगे। यहाँ पर अब एक विच को भी लाया जाता है, और जब रात हो जाती है तो विच अपनी जादू की शक्ति से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है। और तभी यहाँ पर एक मेंढक को अंदर आते हुए दिखाया जाता है जो कि वसीली सा है, जो मेंढक का रूप भी धारण कर सकती है। वो यहाँ पर सबसे पहले उस आदमी को, जिस आदमी के पार्ट्स को बर्फ के अलग अलग क्यूब्स में कैद किया होता है, उसे आज़ाद करती है, उसके हिस्सों को जोड़ती है, और इसके बाद वो आदमी इवान को भी अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब ये किसी भी कीमत पर उस तलवार को ढूंढना चाहते हैं जिससे न सिर्फ इवान अपनी दुनिया
में वापस जा सकता है, बल्कि जादू की इस दुनिया में हर एक अच्छे इंसान को जिसको कैद कर दिया गया था उसे भी आज़ाद करवाया जा सकता है। इसीलिए अब ये एक सफ़र पर निकल पड़ते हैं। वहीं राजा को नहीं पता होता कि उसके भाई को क्वीन ने यानी कि जादूगरनी ने कैद खाने में डाल दिया था। उसे सिर्फ ये बताया जाता है कि उसका भाई हमारे कैदी को लेकर यहाँ से भाग गया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आता है। वहीं इवान और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो एक तालाब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस तालाब में एक रक्षक है जिसकी इजाज़त के बिना ये लोग आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर जो विच होती है वो अपना रूप एक सुंदर लड़की के रूप में बदल देती है और उससे बात करके उसे इम्प्रेस करती है। इसीलिए वो क्रिएचर जो फ्रॉग की तरह दिखता है वो न सिर्फ इन्हें आगे जाने की इजाज़त देता है बल्कि वो इनकी मदद करने के लिए भी तैयार हो जाता है और वो भी इन्हीं के साथ चल पड़ता है। अब ये सब के सब आगे एक गुफा तक पहुँचते हैं जहाँ पर एक जाइंट होता है जो कि खाना बना रहा होता है। ये चुपचाप उसके पीछे से निकल जाना चाहते हैं, पर तभी इवान का फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है जिससे उस दानव को यानी कि उस जाइंट को पता चल जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़ता है और इवान के ऊपर हमला करता है जिससे इवान दूर जाकर गिरता है, लेकिन इवान किसी तरह से वापस आकर इसे डिस्ट्रैक्ट करता है और ये सब के सब यहाँ से चुपचाप आगे निकल जाते हैं। जहाँ पर एक खतरनाक नदी इनके सामने आती है, उसके अंदर बहुत ही खतरनाक मछलियाँ होती है। इसीलिए वो क्रिएचर जो कि मेंढक यानी कि फ्रॉग की तरह दिखता है वो पानी के अंदर जाता है ताकि वो मछलियों को यहाँ से हटा सके। और ठीक उसी वक्त यहाँ पर क्वीन यानी कि जादूगरनी अपनी सेना के साथ आ जाती है। वो इन पर हमला करती है, लेकिन ये सब के सब अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाते हैं। जहाँ पर वो क्रिएचर जो फ्रॉग की तरह दिखता है पहले से होता है, वो इन सबको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं क्वीन का अकेले सामना करूँगा। और वो रास्ते के आगे आकर अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेता है जिससे क्वीन के सैनिक आगे नहीं जा पाते। क्वीन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जादुई हंटर से उस पर हमला करती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं इन चारों को दिखाया जाता है जो सब के सब वहां से बचकर आगे निकल पड़ते हैं। दरअसल इवान किसी भी कीमत पर तलवार को हासिल करके अपनी असली दुनिया में जाना चाहता है, और वेसिलिसा जो कि फ्रॉग बन सकती है वो ऐसा नहीं चाहती क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगी है। और वेसिलिसा जो फ्रॉग बनने की शक्ति रखती है इसके पीछे कहीं ना कहीं क्वीन यानी कि जादूगरनी का हाथ होता है, क्योंकि जादूगरनी ने उसे और उसके पूरे परिवार को एक बार फ्रॉग में बदल दिया था, पर विच ने अपनी शक्तियों से उसे वापस से इंसान बना दिया। अब यहाँ पर एक बार फिर से क्वीन अपने साथियों के साथ पहुँच जाती है। वो इन सब पर हमला कर देती है। इवान को बंदी बना लिया जाता है और जब वो वेसिलिसा के पास पहुँचने वाले होते हैं तो वो ऊपर से नीचे जंप कर देती है, पर इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरती वो फ्रॉग में बदल जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। वहीं इवान को दिखाया जाता है जिसे जादूगरनी अपने साथ ले जा रही होती है, पर इवान किसी तरह से उसे डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाता है। वो एक ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारी तलवारें होती है और इन्हीं तलवारों में से एक तलवार वो है जो इवान को चाहिए। पर इससे पहले कि वो असली तलवार तक पहुंचता, यहाँ पर क्वीन यानी कि जादूगरनी पहुंच जाती है। वो इवान के ऊपर हमला करती है, पर इसी हमले के बीच इवान को असली तलवार मिल जाती है। इस तलवार में इतनी शक्ति होती है कि इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता और जादूगरनी पर वो इस तलवार से प्रहार करता है जिससे जादूगरनी दूर जाकर गिरती है और इस तरह से इवान उसे हरा देता है। और अब इवान का वो साथी आता है जो उसे कारागार में यानी कि जेल में मिला था, जिसके शरीर के हर एक हिस्से को आइस क्यूब के अंदर बंद किया गया था। इवान को उस पर भरोसा होता है इसीलिए वो तलवार उसे दे देता है, पर तभी इवान को आकर पकड़ लिया जाता है। दरअसल ये पूरा का पूरा एक प्लान होता है। ये जो आदमी है ये राजा के साथ मिला हुआ है और ये तलवार ये राजा को देना चाहता है क्योंकि पूरा प्लान राजा का ही था। दरअसल इस तलवार के बदले राजा उसे एक खास पत्थर देगा। अब राजा वहाँ पर आता है और जब ये तलवार राजा को देता है तो राजा उसके बदले उसे उस स्टोन को, उस पत्थर को नहीं देता। राजा उसके साथ धोखा करता है। राजा इस पत्थर और तलवार की मदद से हमेशा के लिए अमर होना चाहता है। अब राजा इस तलवार से इनके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर वेसिलिसा आ जाती है जो राजा के हाथ से तलवार को दूर फेंक देती है जहाँ पर इवान है। इवान इस तलवार को उठाता है जिससे कि वहाँ पर एक गोल बवंडर बन जाता है। इवान तलवार को वहीं पर छोड़कर उसके अंदर एंटर करके अपनी असली दुनिया में आ जाता है, पर वापस आने के बाद उसे वेसिलिसा की बहुत याद आती है क्योंकि वो भी उसे अब प्यार करने लगा है। उसे एहसास होता है कि उसे वेसिलिसा को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, इसीलिए एक बार फिर से वो उसी दुनिया में उसी स्लाइड से पहुंच जाता है जिससे वो पहले गया था, जहां पर राजा को दिखाया जाता है जिसके हाथ में तलवार होती है। इवान इस बार
तलवार अपने साथ गन लाया होता है। वो राजा पर कई गोलियां चलाता है लेकिन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकतें हैं। और अब वो इवान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही भयानक ड्रैगन आ जाता है जो इवान की मदद करने के लिए राजा के ऊपर अपनी आग फेंकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर इवान वैसिलिसा को आज़ाद करवा देता है। वैसिलिसा इवान को बताती है कि अगर तुम राजा को मारना चाहते हो तो उसके पास जो स्टोन है तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, उसी से राजा की मृत्यु होगी। और अब इवान राजा को ललकारता है। राजा अपनी तलवार नीचे रख देता है क्योंकि उसे पता है कि वो इवान से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं वैसिलिसा को दिखाया जाता है जो क्वीन से यानी कि जादूगरनी से लड़ रही होती है। इवान को यहाँ पर एक सच और पता चल जाता है कि राजा कभी भी उसका भाई नहीं था, बल्कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उसके पिता को भी राजा ने और जादूगरनी ने मिलकर पत्थर का बनाया था। अब इसी लड़ाई के बीच में वो स्टोन उस आदमी के हाथ आ जाता है जिसे राजा ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके हिस्सों को उसने बर्फ की अलग अलग क्यूब में जानबूझकर उस कारागार में रखा था जहां पर इवान था, ताकि वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। और अब जिस तरह से वो तलवार से खुद अमर हुआ था, राजा भी अमर हो चुका है और इन दोनों की ही जान स्टोन के अंदर है। अगर स्टोन को नष्ट किया गया तो राजा के साथ साथ वो भी मारा जाएगा, पर वो अपनी जान को सेक्रीफाइस करते हुए स्टोन को तोड़ देता है, जिससे वो और राजा दोनों के दोनों खाक में मिल जाते हैं, यानी उन दोनों का खात्मा हो जाता है। और जैसे राजा की मौत होती है, क्वीन यानी कि जादूगरनी भी भाग जाती है। और अब जबकि राजा की मौत हो चुकी है तो इन्होंने जितने भी लोगों को यहाँ पर पत्थर का बनाया था वो सब के सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, जिसमें इवान के फादर भी होते हैं। इवान अपने फादर से मिलकर बहुत खुश होता है और इवान तय करता है कि अब वो असली दुनिया में नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं पर रहेगा। वो वैसिलिसा के साथ शादी कर लेता है। और इसके बाद इवान एक बार फिर से अर्थ पर जाता है और हॉस्पिटल में जो बच्चा कोमा में था वो उसे एक नीले रंग का द्रव्य पिलाता है जो कि जादुई द्रव्य होता है। उससे वो बच्चा होश में आ जाता है। इवान वापस अपनी दुनिया में यानी कि जादुई दुनिया में आ जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें उसी क्वीन को यानी कि जादूगरनी को दिखाया जाता है जो कि अर्थ पर है। और अर्थ पर जो इवान के घर में लेडी काम किया करती थी वो इस जादूगरनी की माँ होती है। दरअसल इन दोनों ने प्लान बनाया था कि ये जादुई दुनिया पर कब्जा करके उस दुनिया पर अपनी हुकूमत करेंगे, पर इनका वो प्लान फेल हो चुका है और अब ये कोई और प्लान बनाना चाहते हैं। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।